वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ आवर सेकंड क्लास ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर और आज जो है हम दो टॉपिक देखने वाले हैं। एक है सेक्शन 142.1 और दूसरा है हमारा सेक्शन 143.1। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज की क्लास शुरू करते हैं और अगर आप फेस टू फेस क्लास लेना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द ईमेल आईडी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यस लेट्स बिगिन विद द क्लास। सो नोटिस अंडर सेक्शन 142.1 सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको एक जनरल चीज़ें बता देती हूँ। देखो होता क्या है, जब भी 142.1 में मैं सबसे पहले आपको एक समराइज वे में बता देती हूँ एंड देन वी विल गो टूवर्ड्स बुक। होता क्या है कि जब भी व्हेनेवर आपने दो चीज़ें होती है, या तो आपने रिटर्न फाइल किया होगा या फिर आपने नहीं फाइल किया होगा, और दोनों ही केसेस में ईओ के पास एक पावर होता है कि वो आपसे, अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया है, दो केस हो गई, एक आपने रिटर्न फाइल किया और एक आपने नहीं फाइल किया। अगर आपने नहीं फाइल किया तो वो आपको बोलेगा कि आप रिटर्न फाइल करो। अगर आपने फाइल कर दिया तो क्या बोलेगा, वो आपसे कुछ रिटर्न फाइल किया तो वो आपके डिटेल्स को देख चुका होगा, देन क्या करेगा, वो आपसे कुछ डिटेल्स मांग सकता है, जैसे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को मांग सकता है एंड अदर चीज़ें मांग सकता है। सो दिस इज़ द बेसिक इन इसी बेस पे जो है पूरा सेक्शन 142.1 बना हुआ है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है 142.1 में इशू ऑफ नोटिस फॉर एनी पर्सन फॉर मेकिंग असेसमेंट। सेक्शन 142.1 में जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि आपके पास ईओ के पास पावर होती है कि अगर आपने रिटर्न फाइल किया है या नहीं फाइल किया है, दोनों ही केसेस में आपसे रिटर्न मंगाया जा सकता है या फिर आपसे इन्फॉर्मेशन मंगाया जा सकता है। तो जो हमारे ये जो सबसे पहला पॉइंट है ना, वो आपको यही बोलता है, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन असेसमेंट द ईओ मे सर्व ऑन एनी पर्सन हु हैज़ मेड अ रिटर्न अंडर सेक्शन 139। या तो आपने रिटर्न फाइल किया है और इन हुज केस द टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139.1 for furnishing the return has expired and notice under section 142 shall be issued। तो अगर आपने नहीं, आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके केस में 139 का जो टाइम लिमिट है, किसी के लिए भी, सिर्फ 139.1 की बात ही नहीं कर रहा, ये सारे ही सब सेक्शन को लेके बोलता है, इसलिए सिर्फ 139 लिखा हुआ है कि आप किसी भी सब सेक्शन में फॉल करते हो, अगर आपका टाइम पीरियड एक्सपायर कर गया है देन ईओ के पास वो पावर है कि आपसे वो रिटर्न मंगा सकता है। और अगर आपने 139 फाइल कर दिया है, रिटर्न फाइल कर दिया है ऑन द ड्यू डेट मेंशन इन सेक्शन 139 फॉर एनी सब सेक्शन, तो फिर आपसे वो कुछ अलग चीज़ें मंगाएगा। क्या मंगाएगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग असेसमेंट ईओ कैन इशू नोटिस अंडर सेक्शन 141.2 एंड कैन आस्क फॉर, क्या मंगा सकते हैं, टू फर्निश ए रिटर्न ऑफ हिज इनकम। पहला तो ये, जैसा मैंने आपको बताया कि वो आपसे ये बोल सकता है कि आप रिटर्न फाइल करो अगर आपने नहीं फाइल किया हो तो, और द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज एसेसिबल अंडर द एक्ट। कई बार आप किसी के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो, तो आप अगर रिप्रेजेंटेटिव हो तो भी आपके ऊपर जो है वो 142.1 का नोटिस इशू कर सकता है और बोल सकता है आपको कि आप रिटर्न फाइल करो। दूसरा पॉइंट है हमारा, टू प्रोड्यूस और कॉस्ट टू बी प्रोड्यूस सच अकाउंट और डॉक्यूमेंट एज द ईओ मे रिक्वायर। या फिर आपसे कोई भी अदर अकाउंट या कोई डॉक्यूमेंट मंगा सकता है जो कि उसको ज़रूरत लगता हो। थर्ड पॉइंट हमारा, टू फर्निश इन राइटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन सच पॉइंट और मैटर इंक्लूडिंग a statement of all asset and liability of the SSC whether included in the accounts or not as the EO may require। हो सकता है आपने रिटर्न फाइल कर दिया बट आपने उसमें एसेट और लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया है। बहुत बार हम रिटर्न फाइल करते हैं ITR 1 और 2 जो फाइल होती है, तो उसमें एसेट एंड लाइबिलिटी के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे बोला गया है कि आपने रिटर्न में एसेट एंड लाइबिलिटी के बारे में बताया है या नहीं बताया, दैट डजंट मैटर। दोनों ही केसेस पे अप्लाई होता है, चाहे आपने रिटर्न फाइल किया है तो भी आपसे वो मंगा सकता है कि आप एसेट एंड लाइबिलिटी के बारे में बताओ, और अगर आपने नहीं फाइल किया है तो भी आपसे वो बोल सकता है कि आप अपने एसेट एंड लाइबिलिटी के बारे में बताओ। अब जैसे मैंने आपको बोला कि वो ये तीन चीज़ें कर सकता है, उसके पास ये पावर है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस नहीं, इसके कुछ और भी पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि वो आपसे रिटर्न मंगा सकता है, उसमें एक एडिशनल पॉइंट ये है, इन केस वेयर अ पर्सन हैज़ नॉट फाइल रिटर्न विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139.1 और बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पे बस यही बोला जा रहा है कि अगर आपने 139.1 का एडिशनल पॉइंट यही है कि अगर आपने 139.1 के टाइम लिमिट ख़त्म होने से पहले अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया है देन हम आपसे मंगा सकते हैं, क्या मंगा सकते हैं, रिटर्न। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। इसका कनेक्शन जो है ऊपर के पॉइंट में जो कि अभी हमने डिस्कस नहीं किया है वहाँ पे आएगा। यहाँ पे बोला है कि सपोज़ करो ईयर हो गया आपका 22-23, ये मैं आपको बोल रही हूँ, या आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया, तो आपका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 23-24। अब ईओ अगर चाहे, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो ईओ के पास टाइम लिमिट है 23-24 तक जो है, एट द एंड ऑफ 31 मार्च
24, इतने डेट तक उसके पास ये पावर है कि वो आपको 142(1) का नोटिस इशू कर सकता है और बोल सकता है कि आप रिटर्न फाइल कीजिए। इसमें एक एडिशनल पॉइंट जो आप ऊपर देखेंगे वो ये है कि आपके पास जो बिलेटेड रिटर्न का जो टाइम पीरियड होता है वो कब तक होता है। अगर इस पर्टिकुलर ईयर की बात करें तो बिलेटेड रिटर्न का टाइम पीरियड कब तक है, 31 दिसंबर 24, ठीक है, 23 सॉरी 31 दिसंबर 23। मतलब कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिलेटेड रिटर्न का टाइम पीरियड खत्म हो गया, आपने तभी भी नहीं फाइल किया, स्टिल एओ के पास पावर है, वो 3 महीने और उसके पास पावर रहती है कि वो 31 मार्च 24 तक आपसे मंगा सकता है क्या आपका रिटर्न। ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा था कि वो आपसे ये बोल सकता है सच अकाउंट और डॉक्यूमेंट एज द एओ मे रिक्वायर। अगर एओ को लगे कि उसके ये अकाउंट या उसे ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो वो मंगा सकता है। बट यहाँ पे ध्यान देना होगा, AO shall not require production of any account relating to a period for more than 3 years prior to the previous year। एग्जाम्पल हम सेम ही रखते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। सपोज करो कि एओ ने आपसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मंगाए या कुछ अकाउंट मंगाए, हो सकता है उसने आपको बोला हो कि आप अपना डेटर का लेजर मुझे भेज दीजिए। तो यहाँ पे अगर फॉर FY 22-23 की बात हो रही है, अगर एओ ने कहा कि आप अपने डेटर का लेजर अगर मुझे भेज दीजिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिछले 3 साल से, यहाँ से पीछे 3 साल चले जाओ, प्रायर टू द प्रीवियस ईयर, यहाँ से पीछे 3 साल चले जाओ। वी हैव हियर 22-23, 22, 21 एंड 20, 19-20, 20-21, 21-22। इससे पीछे के, ये तो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर हो गया, और इससे पीछे 3 साल, इन 3 साल के पीछे एओ जो है जाके आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट या अकाउंट नहीं मंगा सकता है। थर्ड पॉइंट हमारा था कि आपसे वो एसेट एंड लायबिलिटी की स्टेटमेंट को भी मंगा सकता है। अब यहाँ पे जो एडिशनल पॉइंट ये है वो ये बोला गया है कि अगर वो एसेट लायबिलिटी के बारे में मंगा रहा है आपसे स्टेटमेंट, तो उससे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा? जॉइंट कमिश्नर से, टू बी ऑब्टेन फॉर रिक्वायरिंग एसेट टू फर्निश स्टेटमेंट ऑफ ऑल एसेट एंड लायबिलिटी नॉट इंक्लूडेड इन द अकाउंट। कि आपने जो अकाउंट फर्निश किया है, आपने जो रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश किया है, उसमें एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट नहीं है, और अगर आपको एडिशनली चाहिए तो आपको जेसी से परमिशन लेना पड़ेगा, एंड आफ्टर टेकिंग परमिशन यू कैन आस्क फॉर एसेट एंड लायबिलिटी असेसमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। आगे नहीं बढ़ते, थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं। इसी से रिलेटेड जो मैं आपको बोल रही थी कि कुछ पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर लेती हूँ। पहला पॉइंट है हमारा, नोटिस अंडर सेक्शन 142(1)(1) कैन बी इशूड आफ्टर एक्सपायरी ड्यू डेट मेंशन अंडर सेक्शन 139(1), विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि 139(1) का अगर टाइम लिमिट खत्म हो गया है, स्टिल एओ के पास वो पावर है कि वो 142(1)(1) का नोटिस जो है आपको इशू कर सकता है। इट कैन ऑल्सो बी इशूड आफ्टर एक्सपायरिंग द टाइम पीरियड ऑफ बिलेटेड रिटर्न बिलेटेड रिटर्न का टाइम पीरियड अगर खत्म हो गया है, स्टिल उसके पास 3 मंथ का टाइम पीरियड होता है कि उस 3 मंथ में भी जो है वो आपको बोल सकता है कि आप अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कीजिए। ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो मैं आपको नीचे ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेकेंड पॉइंट है, इफ ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) हैज़ एक्सपायर्ड एंड एसएससी हैज़ नॉट फर्निश्ड द रिटर्न ऑफ इनकम एंड एओ वांट्स टू मेक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, देन ही कैन मेक विदाउट गिविंग नोटिस अंडर सेक्शन 142(1)(1। सेकेंड पॉइंट हमारा ये बोलता है कि सपोज करो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि 144 बेस्ट जजमेंट जो है क्या बोल रहा है, तो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना ही जानें कि आपके लिए सिर्फ यही बोला गया है कि अगर वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करना चाहता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इस सेक्शन में जो है नोटिस इशू करे, 142(1)(1) का पहले नोटिस इशू करे और फिर बेस्ट जजमेंट करे। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। वो ये नोटिस बिना इशू किए भी बेस्ट जजमेंट कर सकता है। थर्ड पॉइंट है, इफ नोटिस अंडर सेक्शन 142(1)(1) इशू टू पर्सन हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, इवन देन द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 142(1)(1। सपोज करो आप एक ऐसे पर्सन है जिसके ऊपर जो भी हमारे सेक्शन में लिखा हुआ है कि आपका इनकम जो है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है ही नहीं, स्टिल अगर आपके पास 142(1)(1) का नोटिस आ जाता है, देन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इट और आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और ये नीचे का टेबल तो हम देख ही चुके हैं। आगे अब हम देखते हैं आगे हमारा क्या पॉइंट है। यस, बाय इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 142(1)(2) द AO cannot make an assessment. Normally, the notice under section 142(1)(2) issued after giving the following notices. जैसे कि
मैं आपको बता रही थी, आपको एक सिंपल सा एक बेसिक सी चीज़ जो है, हर एक सेक्शन से पहले ना आपको एक बेस बनाना पड़ेगा उसके लिए कि इस सेक्शन में हम करते क्या हैं, और फिर उसके डिटेल में जाओ। तो जैसे मैं आपको अभी क्या पढ़ा रही हूँ 142(1), इस सेक्शन में जो है दो ही चीज़ें होती हैं। सिर्फ आपसे क्या किया जाता है, इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है। इस सेक्शन में कोई असेसमेंट नहीं होती है। असेसमेंट होगा तो वो दूसरे सेक्शन में होगा। इसमें आपको सिर्फ बोला जाता है कि आप रिटर्न फाइल कर दीजिए, आप ये डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, या फिर आपसे बोला जाएगा कि आप एसेट एंड लायबिलिटी का स्टेटमेंट फाइल कर दीजिए। तो यहाँ पे ये वही लिखा हुआ है कि by issuing notice under section 142(1)(2), the AO cannot make an assessment। मतलब 1(2) इज़ जनरली फॉर एसेट एंड लायबिलिटी का जब असेसमेंट स्टेटमेंट मांगते हैं, तो एसेट एंड लायबिलिटी के स्टेटमेंट मांगने से कोई भी आदमी असेसमेंट नहीं कर सकता है। तो वही बात लिखी हुई है कि 142(1)(2) का नोटिस इशू करने से वो असेसमेंट नहीं कर सकता है। नॉर्मली द नोटिस अंडर सेक्शन 142(1)(2) इशूड आफ्टर गिविंग द फॉलोइंग नोटिस। नॉर्मली की बात हो रही है कि ये आपका एक असेसमेंट का सेक्शन है 143(2). अब मान लो मैंने आपके ऊपर असेसमेंट का जो सेक्शन है, मैं एओ हूँ और मैंने चाहा कि मैं आपका असेसमेंट करूँ। मैंने आपका असेसमेंट करना शुरू किया, और मैं आपका जब असेसमेंट करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ और डॉक्यूमेंट्स, या फिर हो सकता है मैं आपको बोलूँ कि आप अपने क्रेडिटर का लास्ट 3 ईयर का इन्फॉर्मेशन दीजिए, आप अपने डेटर का लास्ट 3 ईयर का इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो उसके लिए ये सेक्शन इंसर्ट किया गया है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ पे आकर के जो है 142, मान लो मैंने नोटिस इशू कर दिया असेसमेंट का, और अगर मुझे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं 142(1)(2) इशू कर सकता हूँ। शोकाज नोटिस अंडर सेक्शन 144, मान लो मैंने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का शोकाज नोटिस इशू कर दिया है। अब नोटिस इशू करने के बाद से सिर्फ मैं नोटिस इशू करके तो असेसमेंट नहीं कर सकता हूँ। मुझे क्या चाहिए होगा, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। हो सकता है आपने रिटर्न फाइल कर दिया हो, स्टिल वो रिटर्न जो आपने फाइल किया हो वो मेरे लिए प्रॉपर नहीं है। मुझे आपके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए। हो सकता है उसमें डेटर की लिस्ट ना हो, क्रेडिटर की लिस्ट ना हो, आपकी पूरी जानकारी नहीं हो। तो मुझे अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं 142(1)(2) में क्या कर सकता हूँ, नोटिस इशू करके आपको बोल सकता हूँ कि आप एसेट एंड लायबिलिटी का स्टेटमेंट दीजिए। फिर आता है आपका सेक्शन 148, नोटिस अंडर सेक्शन 148। ये इशू होता है आपका सेक्शन 147 के लिए, जो कि हम डिस्कस करेंगे, इनकम स्केपिंग असेसमेंट। अगर एओ को ये लगता है कि आपका कुछ इनकम है जो कि एसेस होने से रह गया है, तो वो 148 का नोटिस इशू करता है। बट सेक्शन 148 में ये बोला गया है कि आप पहले नोटिस इशू करो। सेक्शन 147 में ये बताया गया है कि आपका असेसमेंट कैसे करते हैं। मतलब ये जो भी आपको मैं असेसमेंट के सेक्शन बता रही हूँ ना, चाहे वो 143(2) या 144 है, इसमें ये बताया गया है कि वो पर्टिकुलर असेसमेंट, चाहे बेस्ट जजमेंट हो, चाहे इनकम स्केपिंग असेसमेंट हो, तो वो हम करेंगे कैसे। बट जहाँ भी इसमें इंफॉर्मेशन मांगने की बात आएगी तो हम 142(1)(2) पे आ जाएंगे। I hope you understood this point. And the next point we have, if reply to show cause notice under section 144 is unsatisfactory, then AO issue notice under section 141(2) to gather information for the purpose of making assessment। मान लो मैं AO हूँ और मैंने आपके ऊपर 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया, और मैंने आपसे कुछ चीज़ें भी पूछी, और मुझे ऐसा लगा कि आपने जो मैंने 144 में का नोटिस इशू करके जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे वो आपने प्रॉपर उसका आंसर नहीं दिया है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि अब आप ये चीज़ें लेकर के आइए, अब आप पूरी मुझे एसेट एंड लायबिलिटी का स्टेटमेंट बना करके लाइए, अब आप मुझे एक एक डॉक्यूमेंट के साथ लेकर के आइए कि आपकी लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ कहाँ पे है, और उस लैंड एंड बिल्डिंग का जो भी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं रजिस्ट्रेशन के, वो भी लेकर के आइए। तो ये होता है कि अगर 144 का इशू नोटिस हमने इशू किया और जो आंसर मिला वो उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, मैं एओ हूँ और मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, देन व्हाट कैन आई डू। फर्दर और डिटेल में जाने के लिए मैं 142(1)(2) इशू कर सकता हूँ। देन वी हैव कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। वेट सेकेंड, यस, कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। सपोज करो कि आपके ऊपर 142(1)(1) दैट इज़ कि अगर आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने को बोला गया, 142(1)(2) दैट इज़ कि आपको बोला गया कि आप एसेट एंड लायबिलिटी का स्टेटमेंट लाइए, या 143(2) जो कि आपका होता है स्टेटमेंट असेसमेंट। आपके ऊपर असेसमेंट का नोटिस इशू किया गया, और अगर आपने इन नोटिस से कंप्लाई नहीं किया तो क्या हो सकता है आपके ऊपर, इसकी पेनल्टी को डिस्कस करते हैं। इट मे रिजल्ट इनटू बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आपको बहुत बार सुनने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक्स पार्टी असेसमेंट होता है ये, मतलब कि आप चाहे प्रेजेंट हो या ना हो, मैं आपके ऊपर असेसमेंट करके आपकी जो भी पेनल्टी या लायबिलिटी है वो मैं निकाल दूंगा। डिटेल में पढ़ेंगे, नॉट एन इशू।
तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपने इन नोटिस से कंप्लाई नहीं किया 142.11, 142.12 एंड 143.2, तो मैं आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दूंगा अंडर सेक्शन 144, और पेनल्टी अंडर सेक्शन 272A, पेनल्टी ऑफ ₹10 की फॉर ईच फेल्यूर। और मान लो कि मैंने आपको 2 चीज़ें मांगी, 3 चीज़ें मांगी, 2 बार 3 बार मैंने नोटिस आपको भेजा, बट आपने नहीं अगर कंप्लाई किया, तो ईच फेल्यूर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 10,000 रुपये की पेनल्टी लगा सकता हूँ, या फिर आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन, मतलब आपको जेल भी भेजा जा सकता है अंडर सेक्शन 276D, इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट फाइन। और हो सकता है कि ये जो मैं आपको इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर दूँ, जो आपको ये पेनल्टी मिले इम्प्रिजनमेंट की, हो सकता है उसमें कुछ फ़ाइन हो भी और कुछ फ़ाइन हो भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। बिफोर मेकिंग बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एंड बिफोर लेविंग पेनल्टी लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन, मतलब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने से पहले यहाँ पे हम बेस्ट जजमेंट कर रहे थे, एंड बिफोर लेविंग पेनल्टी या लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन, यहाँ पे हम पेनल्टी लेवी कर रहे थे और यहाँ पे हम प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर रहे थे। तो ये तीनों चीज़ें करने से पहले एसएससी शैल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। एसएससी को सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। इफ़ द एसएससी प्रूफ, मतलब कि हम उससे पूछते हैं कि हम आपके ऊपर ये चीज़ें क्यों ना करें, आप बताइए, और एसएससी अगर प्रूफ कर देता है कि दैट देयर इज़ a reasonable cause for failure like death in a family member, or then the penalty and prosecution proceeding shall be dropped। और मान लो जैसे मैंने 142.11 का नोटिस इशू किया और मैंने कहा कि आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कीजिए, बट एसएससी फाइल नहीं कर पाया, एसएससी मेरे नोटिस का जवाब भी नहीं दे पाया, क्योंकि उसके फैमिली मेम्बर में कोई बहुत दिनों से बीमार था और वो 2-3 महीने 4 महीने 5 महीने उसके इसी में गुजर गए कि कोई बीमार था एंड अल्टीमेटली द पर्सन वाज डेड। तो उसकी वजह से अगर वो आपको बोलता है आकर के कि मेरे फैमिली मेम्बर में किसी की डेथ हो गई थी, इसलिए मैं काफ़ी टाइम तक उसी में उलझा रहा और मैं आपके नोटिस का रिप्लाई नहीं कर पाया, तो फिर जो भी पेनल्टी प्रोसिक्यूशन या 144 यहाँ पे जो भी चीज़ें लॉन्च हो रही थी वो सारी ड्रॉप कर दी जाएंगी। अंडरस्टूड? सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर सेक्शन 142.1। अब आगे बढ़ते हैं 143.1 पे, स्कीम ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 143.1। सी what I'll do, let me correct my chair. Yeah, now I'm fine. Yes, scheme of processing of return सेक्शन 143.1। यहाँ पे क्या बोलता है, समरी असेसमेंट सेक्शन 143.1 वेयर अ रिटर्न हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 139। देखो सबसेक्शन इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि यह हर एक एसएससी के लिए, फॉर ऑल द जितने भी आपने 139, 1, 2, 3, 4 जो भी आपने पढ़ा है, या 4A, 4B, 4C, 4D नहीं पढ़ा है तो पीछे की क्लासेस में जो मैंने क्लासेस अपलोड की हैं उसमें सेक्शन 139 का ही डिटेल वीडियो है वो सब। तो 139 की किसी भी सब सेक्शन में अगर आप फॉल करते हैं और अगर आपने रिटर्न फाइल किया है, रिटर्न हैज़ बिन मेड, जहाँ पे रिटर्न फाइल हुआ हो, तो ध्यान रखना कि 143.1 करने से पहले एक प्री रिक्वायरमेंट ये है कि रिटर्न फाइल हुआ हो। रिटर्न फाइल कब हुआ हो, या तो अपने ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल कर दिया अंडर सेक्शन 139, या फिर मैंने 142.1 का नोटिस इशू किया और मैं ए हूँ, मैंने आपको कहा कि आप रिटर्न फाइल कीजिए एंड देन यू फाइल दैट रिटर्न, और वो रिटर्न फाइल करने के बाद मैंने सोचा कि ये रिटर्न को तो मुझे असेसमेंट करना पड़ेगा। सच रिटर्न शैल बी प्रोसेस्ड अंडर सेक्शन 140, सॉरी नॉट असेसमेंट, ये रिटर्न प्रोसेस का होता है। मेरे दिमाग में अभी 143.3 चल रहा है बिकॉज आई वॉज प्लानिंग एक्चुअली टू टीच यू दिस वन ऑल्सो टुडे, बट वो एग्जीक्यूट हो नहीं पाएगा आज 143.3। सो 143.1 जो होता है वो होता है स्कीम ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न। यहाँ पे आपका कोई असेसमेंट नहीं होता है, आप जो भी रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न आप चाहे आपने अपने ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल कर दिया हो या रिटर्न आपसे जब नोटिस इशू करके आपसे रिटर्न मांगा गया तब आपने फाइल किया हो, दोनों ही केस में क्या होता है आपका 143.1 में जो है आपका रिटर्न जो है वो प्रोसेस होता है एंड दिस प्रोसेस इज बीइंग डन बाय अ सॉफ्टवेयर। तो सेकेंड पॉइंट वी हैव इज Section 143.1A provide for computation of total income of an SSC after making the following adjustment to the return income। होता क्या है, जब भी आप ROI अपना फाइल करते हैं तो आपने यहाँ पे कुछ अपनी चीज़ें दिखाई, PGBP बिजनेस प्रॉफिट दिखाया एंड देन यू हैव कैपिटल गेन, आपने कुछ चीज़ें दिखाई। अब ये रिटर्न आपका जाता है सॉफ्टवेयर में। अब जब सॉफ्टवेयर में जाता है तो सॉफ्टवेयर इसे प्रोसेस करता है। सॉफ्टवेयर क्या देखता है, सॉफ्टवेयर देखता है कि कहीं पर भी अर्थमेटिकल एरर तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 + 2 4 की जगह जो है ये 5 आ रहा हो, जबकि अब तो ऐसा होता ही नहीं है।
तो कहीं पे कोई भी अर्थमेटिकल एरर को देखता है। एन इनकरेक्ट क्लेम, इफ सच इनकरेक्ट क्लेम इज अपरेंट फ्रॉम एनी इन्फॉर्मेशन इन द रिटर्न, या फिर कोई आपने इनकरेक्ट क्लेम तो नहीं कर लिया है, जो कि मान लो कि मैं दिखा रहा हूँ कि मैं प्रोफेशन में हूँ, सपोज मैं दिखा रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोफेशन में हूँ, मैं एक सीए फर्म ही हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं हूँ तो सीए फर्म, बट मैंने क्या किया, कुछ ATIA सीरीज़ वाली डिडक्शन क्लेम कर ली। अभी ATIA सीरीज़ वाली डिडक्शन क्या होती है ये हम पढ़ेंगे। तो मैंने क्या किया, ATIA वाली सीरीज़ वाली डिडक्शन क्लेम कर ली। तो ये तो आपको मिलता ही नहीं है, ये तो कुछ सर्टेन बिजनेस एंड प्रोफेशन जो हैं ATIA सीरीज़ जो भी होती है इनकी, ATIA सीरीज़ नॉट या ATIA सीरीज़, इसमें कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस हैं और प्रोफेशन भी है जिसका हम डिडक्शन क्लेम करते हैं। तो मुझे लगा कि यार सीए फर्म तो ये डिडक्शन क्लेम कर ही नहीं सकती है, तो सॉफ्टवेयर ने क्या किया, उस इनकरेक्ट क्लेम को ऐड बैक कर दिया, उसको जो है डिसअलाउ कर दिया, नॉट ऐड बैक कर दिया। या फिर डिसअलाउंस ऑफ लॉस क्लेम इफ रिटर्न ऑन द प्रीवियस ईयर फॉर विच सेट ऑफ इज क्लेम्ड वाज फाइल्ड बियॉन्ड ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1). तीसरा हमारा पॉइंट यहाँ पे उठ के ये आता है कि सपोज़ करो कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है, अभी चल रहा है 22-23, अभी इसी का सबने रिटर्न फाइल किया है। अब मानो 22-22 पे जाते हैं, ये मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रही हूँ। यहाँ पे जो है आपका लॉस आ रहा था 10 लाख का, बट आपने जो ये रिटर्न है वो आपने फाइल किया है 31 दिसंबर 22 को, तो आपने ड्यू डेट के बाद ही रिटर्न फाइल किया है, आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड होना नहीं चाहिए अगर हम जनरली बात करें तो 22-23 में मैंने ये देखा कि आपने जो है ये लॉस को क्लेम कर लिया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर सॉफ्टवेयर हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं इस डिसअलाउंस को मैं इसे डिसअलाउ कर दूँगी, ये जो आपने लॉस क्लेम किया है मैं इसे डिसअलाउ कर दूँगी। फोर्थ पॉइंट है हमारा, अच्छा चलो इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लो कि आपने लॉस जो है वो क्लेम किया था और क्लेम करने के बाद से 143(1) में क्या हुआ कि रिटर्न जो है प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होने के बाद से आपके पास आ जाता है 143(1) का इंटीमेशन, जिसमें आपको ये बोला जाता है कि अरे आप लॉस कैसे क्लेम कर सकते हो, आपका तो रिटर्न जो है वो बहुत लेट फाइल हुआ है, आप लॉस क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। बाद में आप इसके रिस्पॉन्स में आप इसका रिस्पॉन्स कैसे कर सकते हो। सपोज़ करो कि आपने उस टाइम पे आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से आपने रिटर्न क्लेम फाइल किया, रिटर्न लेट फाइल किया, और आपने इस रिटर्न को जो है लेट फाइल करने के लिए कंडोनेशन ऑफ डिले ले लिया है। कंडोनेशन का जो टॉपिक है वो लास्ट क्लास में कवर है। तो अगर आपने कंडोनेशन ले लिया है देन यू आर अलाउड टू क्लेम दिस लॉस। तो आप जो है इसके रिस्पॉन्स में ये चीज़ें लिख सकते हो कि मैंने कंडोनेशन ऑफ डिले लिया था इस लॉस के लिए, एंड तब जो है आपको जो है लॉस अलाउ हो जाएगा। डी पॉइंट जो है वो हमारा बोलता है डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इन इनकम इंडिकेटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट बट नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ रिटर्न। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मान लो ऑडिट रिपोर्ट है आपके पास, मान लो यहाँ पे आपके पास ऑडिट रिपोर्ट है, आपने ऑडिट रिपोर्ट में कोई एक ऐसी, सपोज़ करो आपने कोई एक ऐसा तो एक्सपेंडिचर था जो कि उसमें डिसअलाउ कर दिया, मान लो पर्सनल एक्सपेंस था जो कि आपने डिसअलाउ किया है ऑडिट रिपोर्ट में। अब ऑडिट रिपोर्ट फाइल हो गया, अब रिटर्न जब आपका फाइल हुआ तो वहाँ पे देखा कि आप पर्सनल एक्सपेंडिचर को 2 लाख रुपए का पर्सनल एक्सपेंडिचर था और आप उसको क्लेम कर रहे हो। तो यहाँ पे जो है जब मैचिंग करेगा सॉफ्टवेयर आपकी ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न ऑफ इनकम की, तो ये इसको देख के डिसअलाउ कर देगा। लास्ट पॉइंट है हमारा डिसअलाउंस ऑफ डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 10AA और अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6 under the heading C, deduction in respect of certain income if return is filed beyond date under section 139(1). जब भी क्लेम की बात आती है 10AA हो या फिर चैप्टर 6A की जो भी डिडक्शन या डिडक्शन की बात आती है, तो यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है कि अगर आप रिटर्न जो है टाइम पे फाइल करते हैं देन ओनली आपको जो है ये जो डिडक्शन है वो अलाउ होंगी। ठीक, अब हमने ये देखा कि आपने रिटर्न जो है, मान लो कि आपने रिटर्न जो है इस करेंट 22-23 फाइनेंशियल ईयर का जो रिटर्न है वो आपने 31 दिसंबर को फाइल किया और आप ये सारे जो क्लेम है वो कर रहे हो, तो क्या करेगा, डिसअलाउ कर देगा सॉफ्टवेयर आपका। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडेड दैट नो सच एडजस्टमेंट शैल बी मेड अनलेस इंटीमेशन इज गिवन टू SSC ईदर इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। आजकल सब कुछ आपका मेल पे आता है। तो नेक्स्ट ये पॉइंट है वो हमारा यही बोलता है कि मान लो कि इसमें से कुछ चीज़ें, जैसे जो भी मैंने आपको 5 पॉइंट बताया, इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं ऐड ऑन करना चाहता है, डिसअलाउ करना चाहता है सॉफ्टवेयर, तो ये एडजस्टमेंट सॉफ्टवेयर अपने आप ही नहीं कर देगा जब तक कि
पहले एक इंटीमेशन जाता है एसएससी के पास, और एसएससी अगर उसका रिप्लाई कर देता है और वो रिप्लाई अगर सेटिस्फैक्ट्री होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लॉस वाले पॉइंट में बताया, सी पॉइंट, तो अगर ये रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है देन इट इज़ ओके। अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो ऐड ऑन कर दिया डिसअलाउ कर दिया जाता है जो भी हमने क्लेम किया है डिडक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ यही बोला जा रहा है कि इनमें से कोई भी एडजस्टमेंट तब तक नहीं बनेगा जब तक कि हम इंटीमेशन एसएससी को नहीं देंगे, प्रोवाइडेड दैट इफ़ नो रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम एसएससी विद इन 30 days ऑफ इशू ऑफ सच इंटीमेशन सच एडजस्टमेंट शैल बी मेड। सपोज करो मैंने इंटीमेशन तो दे दिया एसएससी को कि मैं आपका ये ऐड ऑन डिसअलाउ कर रहा हूँ, बट एसएससी ने उसके बाद से कोई रिप्लाई ही नहीं किया। 30 दिन का टाइम मिला, 30 दिन तक रिप्लाई नहीं किया, तो क्या होगा, तो फिर वो डिसअलाउंस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टैक्स इंटरेस्ट एंड फी शुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट। मान लो कि पहले हमारा जो रिटर्न ऑफ इनकम था उसमें 30 लाख का इनकम आ रहा था, बाद में जो है जो ऊपर के 5 पॉइंट मैंने बताया आपको, उसमें से कुछ एडिशन वगैरह हुआ और अब जो है हमारा इनकम जो है 20 लाख ऐड हो गया और टोटल हमारा इनकम आ रहा है 50 लाख रुपए। तो इस 50 लाख रुपए ये 50 लाख होने के बाद से इस पर टैक्स इंटरेस्ट फी निकलेगा। सिंपल सी बात यही बोलता है कि टैक्स इंटरेस्ट एंड फी जो है वो तब कंप्यूट होगा ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करने के बाद से टैक्स इंटरेस्ट फी निकाला जाएगा, पहले नहीं निकाला जाएगा। क्योंकि हो सकता है ना कि ये 20 लाख के लिए आप कुछ रीज़न जस्टिफाई कर दो तो फिर तो ये एड ऑन नहीं होगा, तो टैक्स इंटरेस्ट फी पहले निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए 4th पॉइंट है हमारा, द सम पेबल और the amount of refund due to the SSC shall be determined after adjustment of such tax interest and fee if any so computed by any tax deducted at source। सिंपल सी बात है, आपको मान लो मैंने कहा कि आपको 50 लाख रुपए का 20 लाख रुपए आपका एडिशन हो गया और आपकी टोटल इनकम निकल के आ गई 50 लाख रुपीज़। अब सपोज़ करो इस पर मैं मान लेती हूँ 5 लाख रुपए का टैक्स बनता है, ओके अंडरस्टूड। एक सिंपल कैलकुलेशन लेते हैं। अब इस 5 लाख रुपीज़ टैक्स पे जो अल्टीमेटली जो आपका नेट पेबल आएगा, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ये नेट पेबल निकालने से पहले आप टीडीएस, एडवांस टैक्स या फिर अगर कोई रिलीफ है 89 में, 90 में या 90A में या 87A की भी अगर कोई रिलीफ है, तो इन सारे रिलीफ को जो है कंसीडर कर लेना यहाँ पे। और मान लो ये 2 लाख बन के आती है टोटलिटी में, तो आपको सिर्फ अब 3 लाख रुपीज़ जो है वो नेट पे करना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। Based on the above adjustment, an intimation shall be prepared or generated and sent to the SSC within a period of 9 months from the end of the financial year in which return was made। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपके पास टाइम पीरियड कितना है 143(1) का इंटीमेशन के लिए। तो यहाँ पे सिंपल सी एक बात, ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल। ईयर है हमारा 22-23 और यहाँ पे बोला जा रहा है इस 22-23 का जो रिटर्न फाइल किया होगा आपने, वो आपने फाइल किया होगा 23-24 में। वॉट एवर इज़ योर ड्यू डेट, आपका अक्टूबर है या फिर जुलाई है या फिर आपका नवंबर है, जो भी आपका ड्यू डेट है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो आपने इस ईयर में रिटर्न फाइल किया होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है विद इन ए पीरियड ऑफ 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न वॉज मेड। तो रिटर्न जो है 23-24 फाइनेंशियल ईयर में गया है, तो इसके बाद से 9 मंथ कैलकुलेट करो, मतलब कि 31 दिसंबर 24 यहाँ तक का टाइम पीरियड है। किस चीज़ के लिए? 143(1) के इंटीमेशन आने के लिए। इतने तक का टाइम पीरियड लॉ ने दे रखा है कि 143(1) का इंटीमेशन जो है वो आपको इतने टाइम तक आ सकता है। इफ़ एनी अमाउंट ऑफ रिफंड इज ड्यू टू द एसएससी द सेम शैल बी ग्रांटेड टू द एसएससी। अगर कोई रिफंड है तो रिफंड ग्रांट कर लिया जाएगा, उसको विथ होल्ड करके हम नहीं रखेंगे। नेक्स्ट है एन इंटीमेशन शैल ऑल्सो बी सेंट टू द एसएससी इन केस वेयर द लॉस डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न बाय द एसएससी इज एडजस्टेड बट नो टैक्स इंटरेस्ट और फी इज पेबल और नो रिफंड इज ड्यू टू हिम। जनरली देखो नीचे एक पॉइंट आएगा कि हम 143(1) कब इशू कर सकते हैं, तो 3 चीज़ें होती हैं। पहला आपका होता है कि जब आपका टैक्स इंटरेस्ट वो लिखते हैं एंड फी जो है ये तीनों आपका पेबल हो, या फिर आपका जो है ये तीनों जो क्या हो रिफंडेबल हो, या फिर आपका लॉस का एडजस्टमेंट है। व्हाट डज इट मीन लॉस का एडजस्टमेंट? लॉस मैंने मान लो कि मैंने एक लॉस रिटर्न फाइल किया जिसमें मैंने लॉस दिखाया कि 10 लाख रुपए का लॉस है। बाद में सिस्टम ने एडजस्ट करके 143(1) में मुझे ये भेजा कि आपका 10 लाख का नहीं 5 लाख रुपए का ही लॉस है। देन आपको सिर्फ 5 लाख रुपए कैरी फॉरवर्ड करने को मिलेगा। सो दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे ये बोला गया है सिंपली कि आप जो है लॉस को 5 लाख रुपीज़ लॉस को ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इस केस में भी आपके पास 143(1) का जो है 143(1) का जो है इंटीमेशन जा सकता है। नेक्स्ट मूव ऑन द अदर हैंड वेयर देयर इज़ नीदर
any adjustment nor any tax due or refund payable to the SSC, the acknowledgement of return shall be deemed to be an intimation under section 143(1). ये आपको पता ही होगा। अगर आप अपने घर का भी, अगर आप अपना भी रिटर्न फाइल करते हो या घर में किसी का भी फाइल किया है, तो आपने देखा होगा कि अगर कोई टैक्स ड्यू नहीं है, अगर कोई रिफंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी हमारे पास एक 143(1) का जो है इंटीमेशन आता ही आता है। नेक्स्ट वी हैव द स्कीम contemplates avoiding human interface and therefore provides for computerized processing। जो भी ये काम होता है, जो भी मैंने आपको बताया, sending of intimation and that calculation that is done by a software, और इसमें किसी human interface का interference नहीं है। आगे हमारा इनकरेक्ट क्लेम के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने कोई इनकरेक्ट क्लेम किया है तो भी उस इनकरेक्ट क्लेम के लिए आपके पास 143(1) का नोटिस आ सकता है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्लेम का जो है मतलब बताया गया है कि इनकरेक्ट क्लेम अपरेंट फ्रॉम एनी इन्फॉर्मेशन इन द रिटर्न शैल मीन सच क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ एन एंट्री इन द रिटर्न of an item which is inconsistently with another entry on the same or some other item in such return। मान लो कोई चीज़ अगर इनकन्सिस्टेंट है, जैसे मैंने आपको कहा कि ऑडिट रिपोर्ट में आप बोल रहे हो कि ये जो 2 लाख रुपए है ये मेरा पर्सनल एक्सपेंडिचर है, आपने रिटर्न ऑफ इनकम में जो है ये फाइल कर लिया है, इसको क्लेम कर लिया है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड टू सब्सटेंशिएट सच एंट्री हैज़ नॉट बीन फर्निश्ड इन द रिटर्न। जिस कोई ऐसा क्लेम अगर आप कर रहे हो जिसके लिए आपके कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए बट आपने वो फाइल ही नहीं किया है, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन वेयर सच डिडक्शन एक्सीड स्पेसिफाइड स्टैट्यूटरी लिमिट। मतलब कि मान लो सिंपल कैलकुलेशन लेते हैं, ATC में हमें 1.5 लाख रुपीज़ तक अलाउ होता है और मैंने ATC में जो है 2.5 लाख तक क्लेम कर लिया है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली, बट क्योंकि आपका खुद ही कैलकुलेट होके आ जाता है वो, चाहे आप इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो या फिर कोई और सॉफ्टवेयर, वो आप डालते भी ज़्यादा हो तो वो लिख के आ जाता है। This is exhaustive list of adjustment which can be made in return under section 143(1). No other adjustment is possible in the return income। What is this exhaustive list? क्या जो मैंने आपको ऊपर के 5 पॉइंट बताए ना, shall I go there? ये देखो, this A B C D E, इसी को exhaustive list बोला जा रहा है। मुझे बस ये डर था आप इनकरेक्ट क्लेम वाले डिफिनेशन को मत समझ जाना। सो उसको एग्जॉस्टिव लिस्ट बोला गया है कि लेट मी जस्ट कम डाउन, कि वही जो है आपका एग्जॉस्टिव लिस्ट है और इसके अलावा किसी भी बेसिस पे जो है एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता है। इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) शैल बी सेंट ऑन द फॉलोइंग 3 केसेस ओनली। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर कोई टैक्स इंटरेस्ट पेएबल हो या फिर अगर कुछ रिफंडेबल हो या फिर लॉसेस को इंक्रीज डिक्रीज अगर किया जा रहा हो, इंक्रीज भी किया जा सकता है, डिक्रीज भी किया जा सकता है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि 143(1) जो है वो SSC के बेनिफिट के लिए भी काम कर सकता है। तो इसमें डरने की बात नहीं है अगर 143(1) आपके पास आता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या या आपके बेनिफिट के लिए आया है या फिर आपके पास कोई हो सकता है आपके पास रिफंड हो वो भी बेनिफिट है, हो सकता है आपके पास लॉस को जो है इंक्रीज़ किया जा रहा है वो भी बेनिफिट है। तो सबसे पहले आप 143(1) को देखिए कि इसमें बोला क्या हुआ है। Yes, I hope this brings us to the end of this 143(1). यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे वही एग्जाम्पल कोट किया है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस है तो वो रिस्पॉन्ड कर सकता है इंटीमेशन, जो भी इंटीमेशन उसके पास आया है वो बोल सकता है कि मैंने कंडोनेशन ऑफ डिले ले लिया था, कंडोनेशन ऑफ डिले ले लिया था, इसलिए जो है मैं इस लॉस को क्लेम कर रहा हूँ इस करंट ईयर में। All other things also I have explained. Okay, let's discuss a few more points. Section 143(1) is not an assessment but an intimation। 143(1) जो है वो assessment नहीं है, ये सिर्फ एक intimation होता है। 154 and appeal to CIT appeal can be filed against intimation order। मतलब मान लो कि अगर आपके पास 143(1) आ गया, यहाँ पे यही बोला जा रहा है, तो अब आपके पास आप हो सकता है आप इसके रिस्पांस में कुछ डिपार्टमेंट को जवाब देना चाहते हो। मान लो आप रिटर्न फाइल करके वो जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आपके पास रेमेडी ये है कि आप क्या कर सकते हो, 154 कर सकते हो या फिर आप CIT अपील में अपील कर सकते हो इसके अगेंस्ट। हाउएवर SSC कैन गो टू CIT अपील, CIT अंडर सेक्शन 264, 154 मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, 154 जो होता है वो मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड होता है अगेंस्ट एन AO ऑर्डर। 143(1) जो होता है ये एक इंटीमेशन होता है,
इस बात का ध्यान रखना। और जो इंटीमेशन होता है ये कोई एओ का ऑर्डर नहीं है, ये आपको किसने बना के दिया है, सॉफ्टवेयर ने बना के दिया है। तो इसके लिए आपके पास दो रेमेडी है कि 154 में जाओ या CIT अपील के पास चले जाओ। और अगर एओ का अगर कोई आपके पास ऑर्डर आया है तो आप CIT अपील पे जा सकते हो, 154, यही दोनों चीज़ें हैं। और साथ में एक एडिशनल और चीज़ है कि आप 264 भी कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई नहीं, इन सारे ही सेक्शन को जो है हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। As per law under section 263, CIT or CCIT can revise order of AO since 143(1) is not an order. CIT or CCIT under section 263 cannot revise the order. देखो 263 जो होता है ना, ये फॉर द बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू एक ऐसा सेक्शन बनाया गया है जहाँ पे CIT को ये पावर दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि समथिंग इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, पढ़ेंगे हम बाद में, तो आप उसके अगेंस्ट जो है एक्शन ले सकते हैं। बट यहाँ पे ये बोला गया है कि 143(1) जो है, बट ये एक्शन तभी लिया जाता है जब नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू उसको लगता है कि इसलिए ये डॉट है ये कि एओ ने कुछ ऐसा काम किया है विच इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। हो सकता है एओ ने कुछ ब्राइब ले लिया हो और ब्राइब लेने के बाद से जो है एक्चुअली एक SSC का जो पेबल बन रहा था, टैक्स पेबल बन रहा था, उसके ऊपर फाइन पेनल्टी लगा के अगर मैं बात करूं तो वो 10 करोड़ का अमाउंट बन रहा था और एओ ने क्या किया, कुछ ब्राइब ले लिया है। तो इस केस में यहाँ पे 263 में CIT को कुछ पावर मिला होता है। बट यहाँ पे ये बोला गया है कि 143(1) जो होता है वो एओ नहीं इशू करते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर के द्वारा आपके पास इंटीमेशन आता है। तो इस केस में जो है आप 263 में जो है CIT यहाँ पे कुछ भी अपना रिवीजन नहीं कर सकता है। सिंपल सी यही बात बोली गई है। नेक्स्ट वी हैव एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 154 AO विद द व्यू टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड में, अगर एओ को लगता है कि कोई मिस्टेक है जो कि एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, मतलब साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ये कुछ मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे 154 में एओ के पास ये पावर होता है अमेंड एनी ऑर्डर पास्ड बाय हिम, कि उसी ने कुछ एक ऑर्डर ऐसा पास कर दिया, जैसे मान लो उसने जो है एक ऑर्डर पास किया जिसमें एक एक्सपेंस जो था एक एक्सपेंस वो उसने डिसअलाउ कर दिया। अब बाद में आप आते हो, आपके पास जो है ऑर्डर आया और आपने देखा कि अरे ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ये एक्सपेंस जो है वो अलाउ होगा, तो आप ये 154 यहाँ पे जाके एओ के पास बोल सकते हो कि देखो जी ये मिस्टेक आपसे हुआ है, दिस इज अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, आप ये सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर पढ़ लो और आप मेरा 154 में मेरे ये जो ऑर्डर है, मेरा ये जो असेसमेंट है इसे रिवाइज कर दो। तो अमेंड एनी ऑर्डर पास्ड बाय हिम, अगर उसने कोई ऑर्डर पास किया है और जिसका मिस्टेक जो है अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है तो वो उसको अमेंड कर सकता है। अमेंड एनी इंटीमेशन और डीम्ड इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) रिलेटेड टू आवर टॉपिक। अगर 143(1) में भी कुछ है तो उसमें भी अगर कुछ ऐसा है जो कि मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है तो उसको भी वो अमेंड कर सकता है। द Amendment under section 154 is done by passing a rectification order under section 154. 154 में हमें एक rectification order पास करना होता है और तब हम ये amendment करते हैं। Return under section 139(5) can be revised even after receipt of intimation under section 143(1). देखो बोलता क्या है कि मेरे पास रिवाइज रिटर्न का टाइम लिमिट होता है, द सेम टाइम लिमिट 31 दिसंबर ऑफ, मान लो हमने ये ले लिया, चलो 22-23 के केस में ही ले लेते हैं, फाइनेंशियल 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24, तो हमारे पास 31/12/23 तक का टाइम है जब हम बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये कहा गया है कि अगर कोई भी 143(1) का सपोज करो हमारे पास इंटीमेशन आ गया और हमें ऐसा देख के लगता है कि यार ये सच में हमसे कुछ छूट गया था या हमने कुछ इनकरेक्ट क्लेम कर लिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये रिवाइज रिटर्न इस इंटीमेशन आने के बाद भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव द डिमांड इन द इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) शुड बी पेड विद इन 30 डेज। अगर कोई डिमांड आया है टैक्स इंटरेस्ट या फ़ी का तो आप उसको 30 दिन में पे कर दे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच इंटीमेशन, जिस दिन आपको वो रिसीव हुआ दिस इज रिसीव ऑफ सच इंटीमेशन, जिस दिन आपको रिसीव होता है उसके 30 दिन के अंदर आप इस डिमांड को पे कर दे। इफ़ एसएससी फेल्स टू पे डिमांड देन ही शैल बी डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। और अगर आप इस डिमांड को नहीं पे कर पाते हैं तो आप एसएससी इन डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे और फिर आपके ऊपर 220 का इंटरेस्ट और 221 की पेनल्टी जो है आपके ऊपर लेवी की जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेक्शन 143(1). अब हमारे पास सेक्शन 143(3) है जो कि स्क्रूटनी असेसमेंट की बात करता है, विच वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। सो आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यस, दिस इज अ नाइट, सो गुड नाइट।